आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विशेष टॉपिक पर जिससे सामान्यतया व्यक्ति संकोच बस छुपाता है और उसका नाम है लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की कमी। तो शुक्राणुओं की कमी का मतलब क्या होता है? तो सेक्स के दौरान पुरुष के लिंग से निकलने वाले वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणुओं की संख्या होना, यह है लो स्पर्म काउंट। शुक्राणुओं की कमी होने को ओलिगोस्पर्मिया और बिल्कुल भी न हो तो एजोस्पर्मिया कहते हैं। शुक्राणुओं की कमी के कारण आपके द्वारा अपनी यौन साझेदार को गर्भ धारण करा पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि लो स्पर्म काउंट होने के बाद भी, यानी कम थे स्पर्म, फिर भी बच्चा पैदा कर पाए। लेकिन सामान्यतया एक ही लक्षण इसमें नजर आता है, वो है बच्चे पैदा करने की शक्ति में कमी होना। तो आज मैं आपको बताऊंगा शुक्राणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, शुक्राणु कम होने के लक्षण क्या होते हैं, कमी के कारण क्या होते हैं और कैसे इससे बचाव किया जाए, कैसे इसकी डायग्नोज यानी जांच क्या होती है और न्यूरोथेरेपी द्वारा उपचार क्या होता है। साथ ही बताऊंगा मैं ऐसे कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म काउंट कितने होते हैं। एक पुरुष के जो वीर्य में 1 मिलीलीटर वीर्य, उस 1 मिलीलीटर वीर्य में 1.5 करोड़ से अगर कम शुक्राणु हैं तब इसको माना जाएगा कि लो स्पर्म काउंट है। अब लो स्पर्म काउंट है, इसका लक्षण क्या होता है? तो शुक्राणुओं की कमी का एक ही लक्षण होता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थता, यानी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, यही इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस समस्या के कोई और स्पष्ट लक्षण नजर नहीं आते, मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मामलों में ये वंशानुगत भी होता है, यानी उसका ऐसा संतुलन वहां भी मिलता है, हार्मोनल इंबैलेंस भी होता है, और जो अपना सेक्स ऑर्गन है वृषण, उसकी नसों की प्रॉब्लम के कारण भी इस प्रकार का होता है, और जो अंडकोश है उसमें भी अगर गड़बड़ी हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें कामेच्छा की कमी आ जाती है, यानी इच्छा ही नहीं हो रही होती सेक्स करने की। दूसरा होता है वृषण क्षेत्र में कोई सूजन है, कोई गांठ है, किसी प्रकार का दर्द आ रहा है, सेक्स के दौरान दर्द हो रहा है, चेहरे या शरीर के बालों पर भी जब कम हो जाते हैं बाल, इसको हम हार्मोनल इंबैलेंस भी कहते हैं। यानी हार्मोनल इंबैलेंस है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए कि दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तभी हमें एक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा शुक्राणुओं की कमी क्यों होती है। शुक्राणुओं की कमी जो होती है उसके कई सारे कारण हैं, उनमें से 3 प्रमुख कारणों को मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। नंबर 1 है मेडिकल लक्षण यानी मेडिकल कारण। उसके अंदर पहला है वेरिकोसेल, यानी वृषण से निकलने वाली जो नसें हैं वो सूज जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसके कारण भी लो स्पर्म काउंट हो जाता है। दूसरा है संक्रमण यानी इन्फेक्शन। कुछ संक्रमण शुक्राणुओं के उत्पादन को कम कर देते हैं यानी प्रभावित कर देते हैं, और वो यौन संक्रमण किसी भी कारण से हो सकते हैं। तीसरा है स्खलन की समस्याएं, मतलब जल्दी अर्ली इजैकुलेशन, अगर मैं इसको बोलूंगा शीघ्र पतन, यह भी एक शुक्राणु कम होने का कारण बनता है। फिर है शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाने वाले एंटीबॉडीज। शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं जो शुक्राणुओं को ही, यानी हमारी ही जो रोग निरोधक क्षमता है वो शुक्राणुओं को मारने का काम शुरू कर देती है, जिसके कारण शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। फिर है ट्यूमर। अगर हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स में, टेस्टिकल्स में कोई ट्यूमर हो गया है या कैंसर हो गया है, जिसके कारण भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फिर है अनडिसेंडिंग वृषण, मतलब भ्रूण के विकास के दौरान एक या दोनों वृषण कभी कभी पेट से अंडकोश की जो थैली है उसमें जाने में असफल हो जाते हैं।
तो ये जो शुक्राणु है वो पूरा पैदा नहीं कर पाते, तो इसीलिए हार्मोन का असंतुलन, शुक्राणु वाहिनी उसके अंदर कोई दोष, क्रोमोसोमल दोष और सीलियक रोग, ये शुक्राणु कम होने के कारण बन जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन या फिर कोई कैंसर के उपचार करने वाली थेरेपी जो इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, शुक्राणुओं को कम करने का कारण बनती है। दूसरा बड़ा कारण है और वो है पर्यावरण संबंधी कारण, यानी कुछ पर्यावरणीय तत्वों के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण शुक्राणुओं का उत्पादन या उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। इनके मुख्य लक्षण क्या हैं जिस पे मैं आपको चर्चा करूंगा। एक है औद्योगिक रसायन, यानी जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स निकलते हैं उसके कारण भी इनफर्टिलिटी आती है। दूसरा है भारी धातुओं के संपर्क में आना, जैसे क्या लेड या अन्य भारी धातुओं के ज्यादा संपर्क में आने से भी प्रजनन क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर है विकिरण यानी एक्सरे, ऐसे लोग जो रेडिएशंस वाले यानी एक्सरे वाले एरिया में रहते हैं उनको भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण यह बनता है। उसके बाद है वृषण ज्यादा गर्म होना। ध्यान रखना, यहां एक बहुत महत्व की बात बताऊंगा आपको कि जो हमारा वृषण है या हमारे जो अंडकोश हैं उनको एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो उस टेम्परेचर में नहीं रहते, ज्यादा गर्म रहते हैं, आप पुरुष लोगों को इसका अंदाजा होगा कि सर्दियों में वृषण यानी अंडकोश शरीर के अंदर चले जाते हैं, गर्मियों में वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन टाइट अंडरवियर पहनने से वो हमेशा अंदर ही रहते हैं, इसके कारण उनकी शुक्राणुओं को पैदा करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो ये टाइट अंडरवियर जिसको हम बोलते हैं फ्रेंची वगैरह, इस प्रकार की कंटिन्यू पहनने के कारण भी ये तकलीफ आती है। तो गर्म वृषण हो गया तब भी इस प्रकार की तकलीफ आएगी, यानी गर्म पानी से नहाने पर भी बार बार ध्यान रखना, गर्म पानी से अगर नहाने की आदत है तो भी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आपके शुक्राणु कम हो सकते हैं। अधिक लोग अपनी सिकाई बहुत अधिक करते हैं, आपके सामने बैठ जाएंगे, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण उनमें ऐसा हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है लंबे समय तक साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से क्या होता है, गद्दी से वो अंडकोश है वो दब जाते हैं और अंदर ही अधिक रहते हैं। अंदर रहने के कारण से कभी कभी उनमें चोट लग जाती है। तो अधिक साइकिलिंग के कारण भी इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि साइकिल चलाना गलत है, कारण हो सकता है, लेकिन वैसे साइकिल चलाना इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होता, सेहत के लिए बहुत उपयोगी है। अब तीसरा विषय महत्वपूर्ण है और वह है स्वास्थ्य और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे को इनफर्टिलिटी का कारण बनाती है। उनमें से एक सबसे ज्यादा है वो है अवैध नशीली दवाओं का प्रयोग करना, जैसे कोकीन है, गांजा है, माना इस प्रकार की चीजों का अधिक प्रयोग करते हैं जो लोग, उनको भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। शराब का सेवन जो लोग अधिक करते हैं, उन्हें लगता तो है कि मैंने शराब का सेवन कर लिया है अब तो फुल जोश आ जाएगा, वो गलत फहमी है। शराब अधिक पीने वालों के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ये ठीक है कि जब उत्तेजना, शराब पीने के बाद उत्तेजना उनको जागी, उसके कारण कामेक्षा जागी और वो सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो पावर है, जो स्पर्म काउंट है, वो कम हो जाते हैं और वो क्योंकि एडिक्टेड हो गए हैं, इसीलिए जिस दिन शराब नहीं लेंगे उस दिन किसी काम के नहीं है, वो बेकार है। तो शराब, इसी प्रकार धूम्रपान भी एक बड़ी संख्या में नपुंसकता का कारण बन रहा है। और इससे भी ज्यादा जो कॉमन है और वो है तनाव, स्ट्रेस। एक लंबे समय तक जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है तब भी शुक्राणु कम हो जाते हैं। अब यहां एक मैं बहुत महत्व की बात शेयर करूंगा आपको। तनाव रिलीज करने के लिए, तनाव कम करने के लिए सेक्स बहुत उपयोगी है। अगर किसी को स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस है और उसने अपने पार्टनर के साथ सेक्स किया तो उसको तनाव खत्म हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, एकदम बॉडी और माइंड दोनों ही कूल हो जाएंगे। लेकिन तनाव से कंटिन्यू तनाव होने के कारण उसकी सेक्स इच्छाएं कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और लो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन भी छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तनाव का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और तनाव इनफर्टिलिटी का आज के समय बहुत बड़ा कारण है।
और इसी तरह से वजन बढ़ना, अगर वजन बहुत अधिक बढ़ गया है तो भी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बन जाएगा, जो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आज का युवा, आज का बच्चा इस बात का ध्यान नहीं रख रहा होता है। जब मैंने बात की रेडिएशन की, एक्सरेज की, तो मुझे एक बात और आपको ध्यान करानी थी, और वो थी मोबाइल। ये मोबाइल का रेडिएशन आपको इनफर्टिलिटी का, लो स्पर्म काउंट का बहुत बड़ा कारण बनता है। ज्यादातर लोग अपने मोबाइल कहां रखते हैं? अगली जेब में, यहां आगे की जेब में। ऐसे पहले रखते थे, यहां बेल्ट पर लगाकर रखते थे। अरे भैया, यही से तो सारी समस्या हो रही है। तो आपको न केवल अपेंडिक्स के रोग आएंगे, वो आपका मोबाइल, उसका रेडिएशन आपको इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। और ज्यादातर लोग लैपटॉप अपनी थाइस पर रख करके काम कर रहे होते हैं। ये एक तो हो गया स्ट्रेस, दूसरा थाइस पर रखा लैपटॉप और उस पर कंटिन्यू काम, आपको इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, लो स्पर्म काउंट का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसलिए मोबाइल का प्रयोग, आपने मोबाइल यूज करिए लेकिन दूर रख दीजिए। अपने जिस एरिया पर मोबाइल रहेगा, ऊपर की जेब पर रहेगा तो हार्ट को प्रभावित करेगा। बार बार कान पर लगेगा तो कान को, ब्रेन को प्रभावित करेगा। अगर उसको हम यहां की जेब में डालेंगे तो थाई बोन, जहां से ब्लड फॉर्मेशन होती है, जहां सबसे अधिक बोन मैरो है, वहां पर प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ वो जेनेटिक ऑर्गन्स को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए मोबाइल भी आज लो स्पर्म काउंट का, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। तो हमने बात की कारणों की। अब शुक्राणु की कमी होने की आशंका अधिक कब होती है, यानी कब ज्यादा होती है? ऐसे कौन से जोखिम वाले कारक हैं, उनको और मैं स्पेशल पिन पॉइंट करूंगा। तो नंबर 1 है तंबाकू खाना यानी धूम्रपान करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, वजन ज्यादा होना, अतीत या वर्तमान के कोई संक्रमण यानी इंफेक्शंस, विषाक्त भोजनों के पदार्थों के संपर्क में आना, प्रषण का अधिक गर्म होना, नसबंदी कराना या प्रजनन क्षमता वापस करने की उसको खुलवाना, और कुछ ऐसी मेडिसिन, ट्यूमर्स जिनकी बात मैंने बोली, और सर्जरी, एक्सरे, मोबाइल, दवाइयां, उनके साइड इफेक्ट्स, ऐसी अनेक सारी चीजें आपकी इनफर्टिलिटी के कारण बनते हैं। अब बात करूंगा मैं आपको, इन्हें रोका कैसे जा सकता है, यानी लो स्पर्म काउंट ना हो, इसको रोका कैसे जा सकता है? तो सबसे पहले बात है, धूम्रपान न करें। अल्कोहल का सेवन सीमित मात्रा में करें या बिल्कुल बंद कर दें। ड्रग्स से दूर रहें। जो जो मैंने कारण बताए उनको दूर होना है। तो उन्हीं में से कोई भी अपना जो चिकित्सक है, तो वो दवाएं बात कर लें, वो दवाएं बिल्कुल ना लें जो उसको प्रभावित करती हूं। वजन कम करें, तनाव दूर करें। कीटनाशक, क्योंकि आजकल कॉमन प्रयोग करते हैं हम लोग, कीटनाशक वाली चीजों को बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, और ऐसी भारी धातुओं जिनके संपर्क में ना रहें। और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, समय पर भोजन करें, खाने वाली चीजों को खाएं, न खाने वाली चीजों को न खाएं। और ऐसी चीजें जो बहुत उत्तेजक हैं, खासकर ऐसी मैगजीन्स, ऐसे सीरियल्स, ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस, या हमने इस प्रकार की जो बहुत अधिक उत्तेजक चीजें हैं, जो अर्ली इजैकुलेशन का कारण बनती हैं, हमारे शीघ्र प्रपतन का कारण बनती हैं, हमारे स्वप्न दोष का कारण बनती हैं, अगर ये आदतें रहेंगी तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से है शुक्राणुओं की कमी का अब निदान कैसे किया जाए, यानी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, मतलब डायग्नोज, निदान मतलब डायग्नोज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आजकल तो मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें जो टेस्ट के रूप में हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जान लें, उसकी वंशानुगत स्थिति कैसी है, कोई पुरानी समस्याएं तो नहीं है, कोई बीमारियां तो नहीं है, कभी चोट तो नहीं लगी थी, यानी क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री है, उसको जानना चाहिए। उसके बाद फिर वीर्य का, नंबर 2 पर वीर्य का विश्लेषण करने के लिए टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें वीर्य में स्पर्म्स की जो घनत्व है, जिसको मैंने कहा 1.5 करोड़ से अधिक संख्या 1 मिलीलीटर के अंदर होना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं। तो फिर है प्रश्न में नए शुक्राणु लगातार उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिर उनमें से परिपक्व कितने हो रहे हैं। तो लगभग 40 से 76 दिन का समय लगता है
शुक्राणु बनकर उनको परिपक्व होने में। और उनके दो परिणाम होते हैं। नंबर, हाल ही में किया गया वीर्य विश्लेषण आपकी पिछले यानी 2.5 महीने की परिस्थिति को दर्शाता है और आज की स्वास्थ्य स्थिति को वो नहीं बताता है। इसी प्रकार शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आपके द्वारा किए गए कोई भी ऐसे सकारात्मक परिवर्तन के परिणाम आपको 2 से 3 महीने तक ही दिखाई देंगे, उससे पहले दिखाई नहीं देंगे। टेस्ट में शुक्राणुओं की कमी आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है शुक्राणु का नमूना ठीक से न लेना। इस वजह से आपके चिकित्सकीय वीर्य के 2 या अधिक नमूने जांच करने पड़ते हैं। तो अन्य परीक्षण क्या है? अन्य परीक्षणों के अंदर है अल्ट्रासाउंड, अंडकोश का अल्ट्रासाउंड, फिर है हार्मोन परीक्षण, पोस्ट एजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस, जेनेटिक परीक्षण इसके अंदर आता है, शुक्राणु रोधक एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है इसका परीक्षण, फिर शुक्राणुओं के विश्लेषण के कार्य के अनेक सारे परीक्षण इसमें हमको करने होते हैं, यानी मेडिकल टेस्ट इस प्रकार के होते हैं। एक टेस्ट और बताऊंगा मैं आपको, जानने के बाद आप घर के अंदर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वीर्य को एक कांच के ग्लास में, एक कांच का ग्लास, उसमें लगभग पौना ग्लास पानी भरा हुआ हो, आप उसमें डालिए। जीवित और मृत दोनों ही शुक्राणु अलग अलग नजर आएंगे। तो जो जीवित शुक्राणु है वो क्या करेंगे और मृत शुक्राणु क्या करेंगे? मृत शुक्राणु ऊपर तैर जाएंगे और जीवित शुक्राणु नीचे बैठ जाएंगे। तो जितने पानी में अधिक हैं वो जीवित हैं और जो मर गए वो ऊपर तैर रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। तो इस प्रकार हम सेल्फ फीड टेस्ट कर सकते हैं। अब शुक्राणु की कमी का उपचार कैसे किया जाए? तो सबसे बढ़िया उपचार है और वो है न्यूरोथेरेपी का उपचार। क्यों? हम तो शुक्राणुओं का उपचार न्यूरोथेरेपी से, यानी मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस देखा है कि जो व्यक्ति कह रहा था कि सर बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तब फिर न्यूरोथेरेपी का उसको ट्रीटमेंट दिया और थोड़े दिनों के अंदर ही उसके स्पर्म काउंट बढ़ गए और परिवार के अंदर खुशी आ गई। तो इस प्रकार आपको किसी भी सर्जरी पर, किसी भी प्रकार के और हार्मोनल ट्रीटमेंट पर जाने की जरूरत नहीं है। न्यूरोथेरेपी का उपचार ही इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा और बहुत अच्छा उपचार है। पॉइंट का नाम है KU। कैसे देते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रोगी को इस तरह से उल्टा लेटा लिया, 1.5 पिलो सेट कर लिया। पहले पूरा 1 पिलो लगाया, उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाया और चिन को अगले वाले तकिए के ऊपर रख दिया। रिलैक्स कंडीशन में पैरों को खोल करके और लेटा देना। दोनों पैरों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंस लेकर खुद बैठना है। कोई ना कोई एक सपोर्ट लेकर के बैठना है और एक पैर अपना मोड़ना है और दूसरे पैर से रोगी की टेल बोन पर, जहां टेल बोन है, जहां हिप है, इस जगह पर अपनी एडी को रखना है और एडी रखने के बाद हल्का सा प्रेशर जो कुंडलिनी का एरिया होता है उस जगह पर एडी से ऐसे देना है। कितने सेकंड देना है ये बहुत महत्व की बात है। हो सकता है ये प्रेशर 6 सेकंड देना हो, 13 सेकंड देना हो, 20 सेकंड देना हो, 40 सेकंड देना हो। हर सेकंड का महत्व है, इसीलिए देने का तरीका आप ध्यान रखना। किसी भी पैर से दे सकते हैं, राइट या लेफ्ट। एक पैर मोड़ना ज्यादा अच्छा स्थिति यह है कि अपनी खुद भी अपनी एड़ी टेल बोन पर रहे, अपनी एड़ी हमारी टेल बोन पर रहे, अपनी जो देने वाला है उसकी टेल बोन पर रहे और दूसरा पैर रोगी की टेल बोन से नीचे से एड़ी का हल्का प्रेशर डालते हुए और इस प्रकार से शांत होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सेकंड के बाद हल्का सा पैर यहां हटा लिया, यानी मैंने 20 सेकंड की कुंडली दी, इसीलिए ये 20 सेकंड था।
ये मैं 13 सेकंड की भी देता, क्योंकि सभी प्रेशर की कुंडली के समय का अपना महत्व है। कितने सेकंड देना है यही महत्व की बात है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए, कुंडलिनी क्योंकि वो टेल बोन का एंड है, इसीलिए जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कभी भी गलत प्रेशर ऊपर, क्योंकि टेल बोन सबसे सॉफ्ट बोन होती है, अगर आपका प्रेशर गलत चला गया तो टेल बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, टेल बोन में इंजरी हो सकती है, और वो रोगी को हमेशा हमेशा जमीन पर बैठने में असुविधा का कारण बन सकती है। इसीलिए जो हीलिंग का काम है वो हीलिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, आप एकदम शांत हो, और प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, एक बार प्रेशर जितना गया उतना ही प्रेशर रखना है, अधिक प्रेशर नहीं जाना, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही प्रेशर रखना है। रोगी को पूछ सकते हैं अभी ज्यादा तो नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, देन उतना ही प्रेशर पर्याप्त है। तो ये था केयू ट्रीटमेंट, इसको सावधानी पूर्वक देंगे और अच्छे परिणाम लेंगे। पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है, रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2:1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहां खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार आया, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना, 1, 2, 3, 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे, आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 टाइम मैंने दिया CNS1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए, तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। इस तरह से ये था पॉइंट CNS1। LTPT देखिए कैसे देते हैं। सबसे पहले पिलो लगाने का तरीका, रोगी के बाएं हाथ पर कंधे के पास इस तरह से लंबवत और तकिया लगाना, और उस पर ऐसे बाजू रखना है, लेकिन ये अब 90 डिग्री में ही जाएगी। 90 डिग्री, ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ये ना सीधा होगा, ये ऐसे ही रहेगा, हाथ 90 डिग्री में रहेगा। और अब हमारा प्रेशर, हमारे खड़े होने का तरीका, इस समय हमने अपना संतुलन बनाया और रोगी के बिल्कुल पास खड़े हुए। अब हमारा राइट लेग प्रेशर डालेगा, और ये प्रेशर दो जगह पर पड़ेगा, यहां और यहां, लेकिन 4:1 है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 बार देने पर 1 गिना जाएगा। अपने बाएं पैर पर हमारे शरीर का वजन, दाहिना पैर उठाकर शोल्डर जॉइंट के पास, एड़ी नहीं, पंजा नहीं,
पूरा ऐसे ऐसे रखा और 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद एल्बो जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। फिर शोल्डर जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये 4 इजिकल टू 1। अगर इसी को मुझे 2 LTPT देना होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देता। तो 4 इजिकल टू 1 LTPT। थायराइड हो गया। कैसे देना है ये देख लो। ये यहां से हमने ऐसे बनाई फिंगर्स, ये हमारी फिंगर सीधी ऐसे हल्का सा, ये हमारे प्रेशर का जगह है। जो प्रेशर देना है वो यहां से देना है, इस जगह से प्रेशर देना है। अंगूठा हमने यहां लगाया, ये अंगूठा हमने यहां लगाया और दोनों यानी वोकल कॉर्ड के साइड में हमने अपना हल्का सा प्रेशर रखा और ये उंगली हमारी यहाँ हल्की टच कर रही है जिससे कि हाथ वाइब्रेट ना करें। और हमने ये देखिए ये दिया 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बाद खांसी आएगी, आने दो, खांसी को रोकना नहीं है। गुड। हल्का सा गले को हमने ये जो वोकल कॉर्ड है उसको बहुत धीरे धीरे यहाँ से हिलाया और हल्की सी मसाज दी। ये था पॉइंट THRBG। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है और किस जगह करना है तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा देखिए। पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों
दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर, कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7 बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन। ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने इस तरह से लगाए, ध्यान रखना बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OV1 और OV2 की तरह से रखना, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करेंगे। यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा, ध्यान रखना ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे। और अब प्रेशर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, प्रेशर सीधा जाएगा 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन लिया, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर नीचे रखा और साइड में हो गए। ये था OV3। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़वा लेना। क्यों पकड़वाना? टाइट पकड़ना है जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैक्रल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना। जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, और 1:1 होता है। SPN3 1:1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1। केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए। केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। पॉइंट PT देखिए कैसे देते हैं। एडी जमीन पर, दोनों स्टैंड बिल्कुल पास, क्योंकि हमारे को अपना वजन अपने ऊपर लेना है। दूसरी एडी भी जमीन पर, दोनों पैरों पर एक साथ प्रेशर डालना है। यहां हल्का सा आपने प्रेशर डाला। यस, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा यहां से अटका है जॉइंट के पास। यस, 1 2 3 4 5 6। फिर से शोल्डर जॉइंट के पास, 1 2 3 4 5 6। फिर से बाहर, 1 2 3 4 5 6। ये 4:1। इसको हम दोबारा से रिपीट कर सकते थे। उतरने का तरीका भी
एडी जमीन पर रखने के बाद वापस नीचे आना, 1 बाई 1 आना। किसी प्रकार का प्रेशर, सडन प्रेशर रोगी पर पड़ना नहीं चाहिए। आपका संतुलन अगर बिगड़ता है तो रोगी को दर्द का कारण बन जाएगा। इसलिए ये पीटी पॉइंट महत्व का है, ध्यान रखना। N4, तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3, 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर, और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ। अपने स्टैंड पर अपना लगाए वजन संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे। पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना, दाहिनी करवट लेटा के, ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाए, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिल्लो लगा लिया। पिल्लो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहां क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना, और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP।
81 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना, पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है और किस जगह करना है तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसे ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा देखिए, पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। पॉइंट RTPT कैसे, तकिया पहले राइट आर्म के नीचे तकिया लगाना बिल्कुल सीधा लंबवत और इसके बाद यहां से ऐसे बाजू को 90 डिग्री में रखना। ये पॉइंट 4 प्रेशर देने के 6 सेकंड के 4 प्रेशर देने पर एक बार गिना जाता है, यानी 4 = 1। 4 बार जब प्रेशर देंगे 2 जगहों पर तब वो एक गिना जाएगा। देखिए कैसे, तो प्रेशर देने का स्थान तो स्टैंड बिल्कुल पास में इस प्रकार से। यहां हमको अगर राइट आर्म पर ये RTPT दे रहे हैं तो हमारे लेफ्ट लेग का प्रयोग करेंगे। पहले बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के पास इस पॉइंट पर 1 2 3 4 5 6। अब एल्बो जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। एल्बो जॉइंट से हटकर शोल्डर जॉइंट के पास 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 RTPT। अगर इसको हम 2 RTPT बोलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार देने पर 2 RTPT। इसी प्रकार 4 बार देने पर यानी हम 4 RTPT बोलते हैं तो 16 टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 4 = 1। ये था RTPT। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर
बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना, दाहिनी करवट लेटा के, ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाए, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिलो लगा लिया। पिलो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहां क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना, और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं, वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर
बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा, देखिए पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। पॉइंट का नाम FP1। FP1 ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए 1 by 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1 N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम है। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं, देखिए इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहां किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है